तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, उसी की सीरीज में आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे अब सबसे पहले उसमें बेटा हम लोग लेंगे डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस जो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब, अच्छा डी मतलब क्या? निकलना, रिमूवल, और कार्बोक्सी जहां कहीं भी आया इसका मतलब CO2 निकाला जा रहा है। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। जैसे कई बार एक एंजाइम लगाते हैं ना डी कार्बोक्सिलेज, तो क्या निकालेगी वो? CO2 निकाल देगी। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। अब आपको हम डी कार्बोक्सिलेशन के दो तरीके सिखाते हैं। हालांकि एक ऐसा मेथड है जिससे तो एल्केन बनेगा, और एक ऐसा मेथड है जिससे एल्केन तो नहीं बनेगा, है ना, लेकिन उसमें हम CO2 निकालना है, तो वो भी सिखा देते हैं, सही रहेगा क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के दो प्रोसेस बेटा लेंगे। पहले हम लेंगे विथ सोडा लाइम, और फिर हम डायरेक्ट एक बार हीट करेंगे। बीटा कीटो एसिड होते हैं उनको हीट करेंगे, है ना। तो पहला बेटा मैं लेने जा रहा हूं बाई यूजिंग सोडा लाइम, बाई यूजिंग सोडा लाइम। पहला मेथड तो ये लेंगे हम लोग, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है ये बात करते हैं। सोडा लाइम का इस्तेमाल करके हम लोग CO2 निकालेंगे। अब CO2 निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से। जब हम लोग सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बेटा हम लोग लेंगे, लिख लें क्या क्या लेंगे, बाई हीटिंग बीटा कीटो एसिड। खैर जरूरी नहीं कि बीटा पे CO ही आए, बीटा पोजीशन पे कोई भी मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप आ सकता है, अभी बात करेंगे, है ना। बाई हीटिंग बीटा कीटो एसिड, और ये भी बेटा होता है बाई हीटिंग 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बाई हीटिंग 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो? 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा मतलब क्या हुआ? एक ही कार्बन पर अगर दो COH ग्रुप लगे तो उसको भी डायरेक्ट हीट करके आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हो। अगर बीटा कोई मान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके बीटा पोजीशन पे CO आ गया, या CO के अलावा भी कुछ ग्रुप हो सकते हैं, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप CO2 निकाल सकते हो। लेकिन ये जो पहला वाला मेथड है ये आमतौर पे एल्केन के लिए इस्तेमाल होता है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं। इसमें एक एक करके डिस्कस किया जाए। मैकेनियम की जरूरत होगी तो वो भी लेंगे हम, बाई यूजिंग सोडा लाइम। अब बेटा सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसे हम लोग सोडा लाइम कहते हैं, ठीक है। NaOH का सोल्यूशन होता है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सोल्यूशन का मतलब थोड़ा बहुत वाटर होगा। तो NaOH का सोल्यूशन और साथ में अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल करोगे तो वो सोडा लाइम कहलाता है, ठीक है। अब इसकी अपनी एक मैकेनियम होती है, लेकिन इसके लिए एक बात याद रखना, सोडा लाइम का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होना चाहिए। पहले एक रिएक्शन दिखाते हैं, फिर इसकी मैकेनियम लेते हैं। भाई से बेटा लिखा RCONA। यार ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले यहाँ रहा होगा ना। अब आपने इसमें सोडा लाइम लगा दिया। सोडा लाइम को शॉर्ट में हम लोग ऐसे SL लिख देंगे। SL का मतलब सोडा लाइम, ठीक है। तो जाहिर सी बात यहाँ होता क्या है, ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं बिना मैकेनियम बताए बहुत आराम से ऐसे बता देते हैं। AH आया, यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? RH, एक सोडियम Na2 CO2, और ये वाला O Na2CO3 निकल गया, सोडियम कार्बोनेट निकल गया, क्या बन गया? एल्केन। इसका मतलब इसमें कार्बन चेन की लेंथ कम होती है। तो अगर आपको डिसेंडिंग सीरीज फॉलो करना हो, डिसेंडिंग का मतलब किसी कार्बन चेन में कार्बन का नंबर कम करना हो, तो आप डिकार्बोक्सिलेशन करके इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उस पहले कंपाउंड को हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना पड़ेगा। फिर हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बना लेंगे, उसके बाद आप सोडा लाइम बना इसको लगा लिए, इस्तेमाल कर लिए। लेकिन यार ये मैकेनियम कैसे होती है इसकी, ये समझना पड़ेगा ना। ऐसे तो तुम्हें लग रहा है कि NaOH से H आया और यहाँ जोड़ दिया, पता नहीं ऐसा होता भी कि नहीं होता है।
हालांकि आप डायरेक्ट करना तो ऐसे कर सकते हो, खाली आर जो है उससे एक जोड़ देना होता है बस, एल्केन बन गया। कोई भी आर हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, है ना, साइक्लिक वाइक्लिक कोई भी हो सकता है। लेकिन यार इसकी अपनी एक मैकेनिज्म भी तो होगी, बिना मैकेनिज्म के सब बेकार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब मैकेनिज्म। तो सोडा लाइम जब आप लगाओगे तो यार कैसे कोई रिएक्शन होती होगी। तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है। जैसे ये लिया हमने आर, ये ले लिया बेटा हमने सी डबल बॉन्ड ओ, ये ले लिया हमने ओ माइनस, अरे Na प्लस होगा ही होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन लिया, Na प्लस होगा, उससे मुझे मतलब नहीं। अब बेटा क्या होगा, यहाँ NaOH और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड लगा, इसी को तो सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है ना। और हमने इसका सोडियम सॉल्ट लिया, सोडियम सॉल्ट का मतलब यहाँ पर Na होगा ही होगा, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन, ऐसे समझ लो, ये जो कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप को डोनेट करता है। क्यों? तो उसको पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये लोन पेयर है, ये तो इसमें रेजोनेंस हो ही रहा है। तो ये क्या करता है, कंजुगेशन की वजह से इस नेगेटिव चार्ज के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस आर को देके निकल जाएगा। ये CO2 यहां से बेटा निकल गया, और जब ये CO2 यहां से निकल जाएगा तो इस R पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बेनियन बनता है। इस रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बेनियन बनता है। और यही इस रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। मतलब आपको मालूम है जैसे नाइट्रोजन गैस की निकलने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, लिविंग टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, वैसे CO2 की भी लिविंग टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये भी स्टेबल गैस है। CO2 भी अपने डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रह सकती है ना, तो इसके अंदर भी निकलने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होता है। अब ये बेटा बन गया कार्बेनियन। अब तुम कहोगे CO का काम क्या है, CO ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब्स CO2, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इससे बेटा बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और यही NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट निकालता है। खैर, तो इसका मतलब है कि सोडा लाइम जब आप लगाएंगे तो कार्बेनियन आयन बनेगा, और इस कार्बेनियन आयन को H आयन चाहिए, तो जाहिर सी बात यार वाटर तो होगा ही है। वाटर से ये क्या करेगा, H आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, RH, एल्केन बन गया, खत्म। एक सोल्यूशन तो भाई, वाटर तो एक्सेस में था ही, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब आप डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे सोडा लाइम से, तो पहले जो कार्बोक्सिलेट आयन है उससे CO2 निकलती है, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बेटा है। और कार्बेनियन जो बनेगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RH। वाटर से H आयन लिया कार्बेनियन ने, H आयन खाली जोड़ना ही तो है, और क्या करना उसको, कार्बेनियन बना, उसके बाद एल्केन बन गया। इसका मतलब एक CO2 कम हो गया, तो डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में एक कार्बन तो कम हो ही जाएगा अगर एक CO2 है तो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस बहुत आसान प्रोसीजर है। अब हम कुछ एग्जांपल और दिखा दें, इसकी मैकेनिज्म याद रखना, तो बहुत आसान है। CO का काम क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करना, मैंने लिख दिया पहले से ही। तो ये मैकेनिज्म आप नोट कर लिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। उस एग्जांपल्स में हम लिखेंगे, तुम बताते जाना क्या क्या बनेगा। वो जो एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ उसमें आप बताएंगे क्या क्या बनेगा। बहुत आसान से एग्जाम्पल है। पहला ले लिया बेटा हमने यहाँ CH3CONA, यहाँ Me भी लिख सकते थे, मिथाइल लगा दिया हमने, सोडा लाइम, जाहिर से बात, हम चाहे तो CH3COH भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 निकल गया, H आके जोड़ा है, लेकिन H कहाँ से आता है, वो वाटर से। पहले कार्बेनियन आयन बनता है, फिर कार्बेनियन आयन से H आयन जुड़ता है, याद रखना क्या बन जाएगा, मेथेन। CO2 निकल जाएगी या सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। मान लिया बेटा ये लिखा है EtCONA, जाहिर से बात सोडा लाइम लगाओगे तो ये निकलेगा, ET में एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। और ET मतलब इथाइल। तुमने कहा सर ये लिखा है यहाँ पे प्रोपाइल CONA, सोडा लाइम लगाओगे अपने आप क्या होगा, प्रोपाइल ग्रुप में H आयन जोड़ोगे क्या बन जाएगा, प्रोपेन C3H8, CO2 यहाँ से निकलेगा। तुमने कहा सर हम आइसोप्रोपाइल लेंगे, आइसोप्रोपाइल CONA लेंगे। आइसोप्रोपाइल समझते हो ना, CH3 ठीक है, CH CONA, ये आइसोप्रोपाइल हुआ, इतना समझो।
अब ये जाहिर सी बात यहाँ से कार्बोनियन बनेगा, यहाँ पे एच जोड़ दो, ठीक है। तो जाहिर सी बात यहाँ क्या बन जाएगा, यही प्रोपेन बन जाएगा C3H8। चाहे आइसोप्रोपाइल लो चाहे प्रोपाइल लो, बनना तो प्रोपेन ही है, खाली एच ही आयन तो जोड़ना था, क्या फर्क पड़ता है। तुमने कहा सर हम सर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लेंगे, ले लो। तुमने ये टर्सरी ब्यूटाइल लिया और टर्सरी ब्यूटाइल में CONA लगा दिया, सोडा लाइम लगाया, जाहिर सी बात क्या होगा, पूरा निकलेगा, यहाँ पे एच आएगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा। लो हो गया, आइसोब्यूटेन बन के तैयार। ये आइसोब्यूटेन है 2-मिथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन बन गया, ठीक है ना। बहुत आसान होता है। साइक्लिक वाइक्लिक भी ले सकते हैं, भी लेते हैं, वो भी साइक्लिक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा ऐसा कुछ लिखा बेटा 6 एग्जाम्पल, मान लिया हमने कहा ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है CONA साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट है ये, हाँ, सोडियम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट है, ये माइनस होगा ही होगा, CO2 निकलेगा, इस कार्बन पे कैसे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम थोड़ी, बहुत आसान होता है, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तुमने कहा सर हमने ऐसे ले लिया, 3 कार्बन रिंग लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, CONA, जाहिर सी बात ये निकलेगा CO2, क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा सोडा लाइम लगाने पर, ठीक है। अब जरा देखना हमने क्या किया बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे लगाया CONA कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इस कार्बन में बेटा लगा दिया मैंने Cl। अब जिसको मैकेनियम नहीं आती होगी वो परेशान हो जाएगा, अब जिसको मैकेनियम नहीं आएगी वो दिक्कत में आ जाएगा, इसलिए मैकेनियम आना अब जरूरी होती है। अब देखो पहले मुझे बताओ, जब ये CO2 निकलेगा तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया। यहां से Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो कार्बनियन है इस कार्बन पे आके अटैक करेगा, और जो कार्बन पे आके अटैक करेगा तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ जाएगा। कितने एटम के लिए, कितने कार्बन रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 एटम की रिंग बन के तैयार। बात समझ में ही क्या हुआ, ये जो कार्बनियन बना उसने क्या किया, अपने ही मॉलिक्यूल के इंट्रा मॉलिक्यूलर टाइप की रिएक्शन है, अपने ही मॉलिक्यूल के कार्बन और Cl वाले बॉन्ड पे अटैक किया। Cl तो लीविंग ग्रुप होता ही है, Cl निकलेगा, इस कार्बन में प्लस आएगा, प्लस माइनस जुड़ तो क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। ऐसा भी होता है कई बार, है ना, ये सब इस तरह के क्वेश्चन भी दिमाग में रखने पड़ते हैं, ठीक है। मान लो बेटा ऐसा लिखा हुआ है नंबर 9, ऐसा लिखा हुआ है, ये हमने साइक्लोहेक्सेन ले लिया, यहाँ पे लिखा है CS2CONA और यहाँ पे बेटा लिखा है CS2Cl, तो होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसने कहा इसकी सोडा लाइम अगर इसमें लगा दे तो क्या बनेगा, उसने कहा इसमें हमने सोडा लाइम लगाया, तो आप तुरंत मैकेनियम भी तो दिमाग में आनी चाहिए। CO2 जब हटेगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद भाई साहब ऐसा कुछ होगा, ये कार्बन तो अंदर ले लो, CH2 हो गया, और ये भी तो CH2 है, आपस में बॉन्ड बना दो, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन के तैयार, एवीटी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, ठीक है। मान लिया तुमने कहा सर हम ऐसा नहीं ऐसा करना चाह रहे हैं, यहाँ Cl लिया, तुमने कहा ये CONA लिया हमने, सोडा लाइम लगाया, तो बेटा जब ये CO2 जब यहां से हटेगा तो इसी कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, इसी कार्बन पे चार्ज क्या, माइनस, तो ये Cl को तो निकाल नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात यहाँ के लाके जोड़ देना है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, इस कार्बन पे Cl लगाते हैं, तो क्या होता, तो क्या होता है, ये जब CO2 निकलता है तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आता है, माइनस, इस कार्बन पे चार्ज क्या आता है, माइनस। अब जाहिर सी बात ये इस पे अटैक करेगा, तो जब यार इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से Cl निकलेगा, तो जब Cl निकलेगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और प्लस माइनस आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप अपने हिसाब से काम आपको करना है, ठीक है। तो मैकेनियम थोड़ी आती रहती है तो थोड़ा आराम हो जाता है। अगला एग्जाम्पल जो भी हो, नंबर याद नहीं मुझे, 11-12 कुछ था। मान लिया हमने बेटा ऐसा एग्जाम्पल ले लिया,
एग्जाम्पल की कोई लिमिट थोड़ी होती है, कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो डी कार्बोक्सिलेशन के। सपोज के लिए हमने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है CONA, यहाँ कार्बन है, ठीक है ना, और यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है Cl, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है CONA, यहाँ पे CH2 के बाद CONA, और यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है Cl, यहाँ मतलब कार्बन है। अब उसने कहा जरा सोडा लाइम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सोडा लाइम लगाओगे तो बेटा ये पार्ट निकलेगा, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा माइनस, ये क्या करेगा इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इधर से यार ये भी तो निकलेगा CO2, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा माइनस, ये ऊपर वाले बॉन्ड पे ऐसे अटैक करेगा, Cl निकलेगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस को आपस में जोड़ दो, इस प्लस माइनस को आपस में जोड़ दो, तो बेटा ऐसा स्पाइरो कंपाउंड आपको मिल जाएगा। स्पाइरो 2,2 पेंटेन मिल गया आपको, स्पाइरो मिल गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। CO2 निकलने के बाद क्या बनेगा कार्बेनियन, फिर वो कार्बेनियन को अगर कोई पार्सली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन मिल गया तो उस पर जाके अटैक भी करा सकता है, अटैक कराने के बाद वहां से जोड़ सकता है, कभी रिंग बन जाएगी, कभी साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, कभी एल्कीन भी बन सकती है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस थी जिसमें हमने सोडा लाइम का इस्तेमाल किया। लेकिन बेटा दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन हम जो लेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा हम लेंगे, पहले चलो आसान वाला ले लेते हैं, बाई हीटिंग 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके, जैसे मान लो हमने एक ही कार्बन पे 2 ये लगा दिए COH, अभी इसका कंसेप्ट बताते हैं क्या होता है। ऐसा लगा दिया, एक ही कार्बन पे 2 COH ग्रुप है, तो अगर हम बेटा देखें तो ये, अगर हम इसको फंक्शनल ग्रुप माने तो ये कार्बन क्या होगा अल्फा, और ये कार्बन क्या हो जाएगा बीटा। अब आपको एक नियम बताया ना बीटा कीटो एसिड, अगर इस OH को भूल जाए तो इसे बीटा कीटो एसिड कह सकते हैं, अगर इसको हटा दें तो एक नियम होता है। हालांकि आप ऐसे याद भी कर सकते हो, 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो CO2 डायरेक्ट निकल जाएगा, CO2 डायरेक्ट निकलेगा, और CO2 डायरेक्ट निकलने के बाद एक ही CO2 निकलेगा, याद रखना 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से केवल एक ही CO2 निकलता है, एक CO2 निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा CH2, और ये CH3 और COH क्या कंपाउंड बन जाएगा CH3COH। इस कंपाउंड का नाम बता सकते थे तुम। एक कार्बन पे जब 2 COH ग्रुप होते हैं तो इसे मेलोनिक एसिड कहते हैं। एक मेलिक एसिड होता है, एक मेलिक एसिड होता है, एक मेलोनिक एसिड होता है, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। कई बुक में ऐसे लिखा होता है बाई हीटिंग बीटा कीटो एसिड। अब इसका कंसेप्ट समझिए, बाई हीटिंग बीटा कीटो एसिड, वास्तव में ये वाला केस यही केस है, लेकिन हमने क्या बताया, एक कार्बन पे 2 COH हो तो एक CO2 हटाना होता है, ठीक है। अभी एक नियम लेते हैं इसकी। अब बीटा ग्रुप तो जानते हो ना, अल्फा कार्बन के बाद जो कार्बन आता है वो बीटा आता है। अब देखो, मान लिया हमने ऐसा कोई कंपाउंड लिया CH2, यहाँ बेटा लिखा हमने C डबल बॉन्ड लो, ये लिखा OH, जाहिर सी बात ये अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के बाद मान लिया इस तरह का कोई ग्रुप लगा X डबल बॉन्ड Y, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है कभी। अगर ऐसा कोई ग्रुप आ जाए, अब वो CO होगा तो उसे बीटा कीटो एसिड कह देंगे, NO2 होगा तो बीटा नाइट्रो एसिड कह देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। NO हो सकता है तो बीटा नाइट्रोसो एसिड बोल देंगे। अब ये X डबल बॉन्ड Y ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं ये देखो जरा। ये भाई साहब CO भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है, अपने आप ही CHO हो जाएगा। ये N डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, ये बेटा NO2 ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। ये COH ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी तो डबल बॉन्ड आता है, COH ग्रुप भी हो सकता है, एसिड हैलाइड भी हो सकता है। इसके अलावा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो कुछ ये रखने की कोशिश मत करो। हमने क्या बताया, अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ ग्रुप है X डबल बॉन्ड Y,
वो इनमें से कोई भी ग्रुप आ जाए। जैसे ये सी है, ये डबल बॉन्ड ओ कर दो, ये सी है, यहाँ डबल बॉन्ड सी कर दो, ये सी है, डबल बॉन्ड ओ एच कर दो, ठीक है ना। या मान लीजिए ये सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे ओ एच कर दो, कुछ भी कर सकते हो। बस इस वाले आइटम और इस वाले आइटम के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। साइनाइड में तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा ना। तो ऐसे एसिड को हीट करने पर हमेशा बेटा क्या होता है, CO2 निकल जाता है, ये वाला। बीटा पोजीशन पे अगर इस तरह का कोई भी ग्रुप पाया जाएगा, देखो 1 ये भी तो यही वाला केस है। देखो ये बीटा कार्बन है, या बीटा कार्बन पे CO तो आ ही गया ना, तो यही वाला केस है एक्चुअली। लेकिन हम फिर भी आपसे कह रहे हैं अगर 1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो बिना कुछ सोचे समझे एक CO2 निकाल दिया करो, ठीक है, दिमाग में रखना तुम। अब जरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई भी ऐसा ग्रुप आपको कहीं दिखे बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड में, तुरंत CO2 निकाल दो। दोनों तरफ दिखेगा तो दोनों तरफ से CO2 निकाल देंगे हम। आई बनाते हैं केसेस, लेकिन पहले मैकेनिज्म तो पढ़ ली जाए भाई। बिना मैकेनिज्म के तो सब बेकार है ना। मान लो बेटा ऐसा लिखा है, ठीक है, चलो मैकेनिज्म लेते हैं पहले। मैकेनिज्म आना जरूरी है, भले ही मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल हर बार नहीं करनी होती, एक बार समझनी होती है केवल बस, लेकिन आना चाहिए। CH3, ये बेटा लिखा है C डबल बॉन्ड O, ये लिखा है CH2 और ये लिखा है C डबल बॉन्ड OH। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा हो गया, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, बीटा कीटो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब यार इसमें अगर आपने इसको हीट किया, इसको डायरेक्ट हीट करना होता है, किसी रिएजेंट की जरूरत होती नहीं है। तो जानते हो क्या होता है, इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे, जरा ध्यान देना, इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये है CH3, ये बेटा क्या लिखा हुआ है CO, ये लिखा है C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये है CH2 और यहाँ पर है ये C डबल बॉन्ड O और ये बेटा है OH। ऐसे लिख देंगे, बुरा मान जाओगे क्या? अरे हमने ऐसे खाली क्या कर दिया, साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया CH3, ये लिख दिया हमने CO, ये लिख दिया हमने CH2, आगे क्या आ गया बेटा C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ गया OH। अब देखना जरा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी। होता क्या है, जो CO का ये जो पाई बॉन्ड है, सुन लो, ये जो CO का पाई बॉन्ड है, अच्छा ये ऑक्सीजन की आदत होती है H आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, F लिखेंगे तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और ये बेटा जो पाई बॉन्ड है वो धीमे धीमे क्या होता है, ब्रेक होता है। ये जो पाई बॉन्ड है वो धीमे धीमे ब्रेक होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है, याद रखना। अच्छा, जब हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड जाहिर सी बात है ब्रेक होता होगा, तो OH वाला बॉन्ड जो होता है धीमे धीमे ब्रेक होता है। ब्रेक होगा तो इसका साथ चला जाएगा, ठीक है, ठीक। अब जरा ध्यान देना, जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकल के इस ऑक्सीजन के साथ आएगा तो जाहिर सी बात इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड एक बनना स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो बेटा टूटना स्टार्ट होगा, यहां से ये वाला जो बॉन्ड होगा वो टूटना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड जो होगा धीमे धीमे हम क्या करेंगे, ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, ताकि CO2 निकालना है तुम्हें ना। तो जब CO2 निकल जाएगी पूरी, तो यहाँ जानते हो क्या हो जाएगा, CH3। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे क्या होगा, तुम कहोगे यहाँ पे क्या होगा, ये बताते हैं। ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है ना, ये वाला बॉन्ड बेटा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्योंकि CO2 को निकालना ही है। CO2 ये डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना है, CO2 यहां से निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्म होगा कि ब्रेक होगा, ये देखना। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड पहले से था ही। अब क्या होता है, इस कार्बन की वैलेंसी तो कम पड़ जाएगी ना जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, क्योंकि कुछ बाहर से लाना नहीं, तुम्हें खाली हीट करना है। तो ये नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट होगा, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है, साइक्लिक TS है। ये बात समझना क्या बता रहा हूं मैं। हुआ क्या, जो C डबल बॉन्ड O था, इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा
और अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, बी मतलब ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। जब हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जा रहा तो ये बॉन्ड तो ब्रेक ही होगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खाली होगा उससे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, फॉर्म हो रहा है। CO2 के अंदर निकलने की टेंडेंसी होती है, तो CO2 को डबल बॉन्ड यहां से मिला, डबल बॉन्ड यहां से मिलेगा, तो CO2 क्या करेगा, इस कार्बन के साथ में अपना बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा ताकि निकल जाए। तो इस कार्बन की वैलेंसी तो अनसेटिस्फाइड रहेगी ना, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ एक नया पाई बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, फॉर्म करना स्टार्ट करता है, इसलिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन के तैयार। और जब बेटा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी तब क्या होगा, ध्यान देना, जब ये CO2 पूरा निकलेगा यहां से तब की हालत क्या होगी, ध्यान देना। ये हुआ CH3, ये हो जाएगा COH, अरे O के साथ बॉन्ड H ने बना लिया ना, तो ये तो तुम्हारा पाई बॉन्ड टूट गया, और यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ये आ जाएगा CH2। अब आपने शायद सुना हो टाटोमेरिन का नाम, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। ये क्या है, इनोल फॉर्म बन गई। और आपको बेटा पता होना चाहिए इनोल फॉर्म, ये जो इसका इनोल फॉर्म जो है कम स्टेबल होगा। टाटोमेरिन में एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जितने मोनोकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनमें एक COH ग्रुप होता है वो हमेशा कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये इनोल फॉर्म अपने कीटो फॉर्म में रीअरेंज होगी या टाटोमेराइज होगी, ये इनोल फॉर्म जो है अपने कीटो फॉर्म में टाटोमेराइज होगी। कैसे, ये वाला H यहां ले जाओ और ये पाई बॉन्ड यहां ले आओ, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बेटा बना है, एसीटोन। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली है किसका, COH का ही है। ये वाला हाइड्रोजन जो है वास्तव में COH का है, ये जुड़ा तो पहले इनोल फॉर्म बना, और इनोल फॉर्म बनने के बाद क्या बन गया, वहां पर वो एसीटोन बन गया। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो गया। अब जरा सुनो, अगर हम इसको डायरेक्ट यार हीट करते तो क्या होता, तुमने कैसा नियम मैकेनियम नहीं समझना चाहता है, मत समझो। जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा फंस सकता है, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आए तो मैकेनियम की जरूरत नहीं। क्यों, बीटा कीटो एसिड है ना, तुरंत CO2 हटाओ, ये वाला H यहाँ जोड़ दिया, ये CO2 हटाया और यही वाला H यहाँ पे जोड़ दिया, क्या बन गया, CH3 COCH3 बन के तैयार। अब वास्तव में ये वाला H इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही तो H है, वो H पे जो आया था, इस OH वाला H तो आपने यहाँ भेजा है, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अगर हमने कहा ये वाला H जो है कोई आइसोटोप ले ले, मान लिया हमने कहा इसकी H की जगह हम कोई ड्यूटेरियम ले लेते, तो यही जाहिर सी बात यहाँ पे D आता, क्योंकि यहाँ OD बनता, फिर H यहाँ भेजते तो यहाँ CH2D हो जाता और ऐसे बन जाता। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, CO2 हटाया और ये वाला H लाके CH2 पे जोड़ दिया, बस यही तो करना है। अरे CO2 हटाओ, H इस पे जोड़ दो, बन गया, प्रोडक्ट तुम्हारा बन ही गया। लेकिन प्रॉपर तरीका ये है। मान लिया पूछ ले कि बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किस मैकेनिज्म से होता है, तो इट इज थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, एंड इनोल फॉर्म इज इन्वॉल्व। दिस इनोल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म। ये इसका कीटो फॉर्म है। इनोल फॉर्म इज टाटोमेराइज टू फॉर्म कीटो फॉर्म। इनोल फॉर्म जो होता है वही टाटोमेराइज होकर कीटो फॉर्म बनाता है। ये बेटा इसकी मैकेनिज्म है। अब हम लोग बार बार मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, अब हम डायरेक्ट आपको कुछ एग्जांपल कराएंगे। आपको हम प्रोडक्ट लिख के देंगे, तुमको बताना है कितने CO2 निकलेंगे या क्या बनेगा, ठीक है ना। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख के देंगे, आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट बनना क्या है। मैकेनिज्म बार बार काम नहीं, खाली है बस ये ध्यान रखना है बीटा पोजिशन पे X डबल बॉन्ड Y होना चाहिए। जैसे X मान लो, ये Y मान लो, डबल बॉन्ड बीच में है ही। ये NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड C हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है, CN हो सकता है, COH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए। बॉन्ड फॉर्म हो रहा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा, फॉर्म हो रहा, ब्रेक हो रहा, फॉर्म हो रहा, ब्रेक हो रहा है। CO2 निकालने के चक्कर में ऐसा करता है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है डायरेक्ट हीटिंग से। सोडा लाइम वाली मैकेनिज्म डिफरेंट थी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
अब हम कंपाउंड लिखेंगे, तुम उसमें बताओगे कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक, हम कंपाउंड लेंगे, तुम बताओगे उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा एग्जांपल्स, चलो आसान से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है CS3, यहाँ बेटा लिखा CS2, यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड O, ये लिख दिया CS2, ये लिख दिया COH, डायरेक्ट आपने हीट कर दिया। तो देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, बीटा पे CO आ गया, तुरंत CO2 हटाओ, H यहाँ जोड़ दो, 4 कार्बन का कीटोन मिल गया, ब्यूटोन। ठीक है ना, ये तो आसानी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो बेटा ऐसा लिखा होता, ये लिखा है यहाँ पर CS2, ठीक है ना, और ये लिखा है यहाँ पर CO, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर CS2 COH, ध्यान देना। फिर हमने क्या कर दिया, इधर लगा दिया है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख दिया CS2 COH। कौन सा एसिड, इससे मतलब नहीं, हम डायरेक्ट हीट कर रहे हैं। अब जरा देखना क्या बनेगा। देखो ये मेन ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अल्फा कार्बन है, और बीटा पे CO आया डबल बॉन्ड हो, बीटा कीटो हो ही है। तो ये तो यार CO2 तुरंत निकाल ही दोगे। जरा इधर से देखो, ये COH ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, यहाँ पे भी तो बीटा पे CO आया, तो यार ये भी CO2 निकाल दोगे। कितने CO2 निकलेंगे, 2 CO2 निकलेंगे। यहाँ पर CS3, आगे CO, दिस CS2, दिस CO, CS2, और एक इधर से आ गया CS3, ये प्रोडक्ट बन गया पेंट 2,3,2,4 डाइओन, पेंट 2,4 डाइओन, ऐसा कंपाउंड बन गया। ठीक है ना, ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में CS2 आता है ना, तो इसे एक्टिव मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। इसमें भी टाटोमेरेज होती है, लेकिन इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, और सब टाटोमेरेज में पढ़ाया जा चुका है आपको। फिलहाल ये दूसरा एग्जाम्पल, आपके दिमाग ले आना कि बीटा पोजिशन पे कुछ ऐसा होना चाहिए, X डबल बॉन्ड Y टाइप का ग्रुप। ठीक है, हटाते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया बेटा मैंने आपसे कह दिया है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा आपको। ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा COH, और यहाँ पे लिख दिया हमने COH, यहाँ पे लिख दिया हमने COH, और यहाँ पे लिख दिया हमने COH। ठीक है, हीट कर दिया, दिमाग लगाओ। अब उसने कहा हीट करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, या कभी कभार ऐसे भी सवाल आता है कि कितने CO2 निकलेंगे। कभी कभी ऐसा भी आता है कि कितने CO2 निकल जाएंगे। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, बीटा CO हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा CO हो गया। तो अगर बीटा पे CO आ रहा है, कीटो आ रहा है, तो ये भी CO2 निकलेगा, ये भी CO2 निकलेगा, दोनों तो निकल गए। ठीक है ना, इस कार्बन पर भी H आ गया, इस कार्बन पर भी H आ गया। यहां से क्या होगा, देखो एक ही कार्बन पर 2 COH लगे, ये 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। हमने कहा था अगर 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो तो भी आप डायरेक्ट एक CO2 निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे समझो। अच्छा, ये COH है, ये क्या अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा पे तो CO आ ही रहा है, अब CO2 में तो CO होना ही होना है ना, ऐसा होगा। तो जाहिर सी बात यहां से भी एक CO2 निकलेगा। ये ऐसे याद कर लो, 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक से एक CO2 तो निकलना था। तो लास्ट में कितने CO2 निकले, 3 CO2 निकले। 3 CO2 का मॉलिक्यूल निकले। क्या क्या बना बेटा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, इसका मतलब ये ऐसे रिंग बन गई। CO तो ये रहेगा ही रहेगा, और जब ये CO2 यहां से निकल जाएगा तो इस कार्बन पर भाई साहब एक COH रहेगा, ऐसा मॉलिक्यूल बन गया। तो कई बार ये भी पूछेगा, ऐसा मॉलिक्यूल दे देगा, कहेगा हाउ मेनी CO2 विल बी रिमूव, कितने CO2 निकलेंगे, या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IPC नेम बताओ, या पता नहीं क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है ना, दिमाग लगाया आपने, कितना अच्छा था। चलो खैर, तुमने कहा सर ये लिखा हुआ है CS3C ट्रिपल बॉन्ड C, ये लिखा CS2 COH, तुमने कहा इसको हीट कर दिए। तो यार ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे C डबल बॉन्ड C आ जाए, या C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाए,
तब भी ये CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, लो ब्यूटाइन 2 बन गया, है कि नहीं? ऐसा ब्यूटाइन 2 बन के तैयार। बस बीटा, ये जरूरी नहीं कि CO ही हो, यहाँ पे हम बीच में NO भी लगा सकते हैं, लगाते हैं भी, कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट पे जोर देना होता है। भाई से बेटा ऐसा लिखा हुआ है CS2, यहाँ पे लिख दिया हमने NO2 में डबल बॉन्ड हो अपने आप होता है, आपको पता होना चाहिए ना। ये NO2 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया हमने COH, हीट कर दिया। तो जाहिर सी बात, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा एटम है, बीटा पे डबल बॉन्ड हो आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हीट करने पे CO2 डायरेक्ट निकलेगा और क्या बनेगा? CS3NO2 बन जाएगा। ये CS3 हो जाएगा, CS2 और एक H, और ये NO2 है, ये नाइट्रोमेथेन बन के तैयार। बस समझ में आ रही है? कुछ ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, चलो खैर। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बनाने के लिए कुछ भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, कितने CO2 निकलेंगे, कैसे निकलेगा, कौन सा ग्रुप लगा हो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो 7th लेते हैं। 7th में बाई चांस बेटा मैंने ऐसा कर दिया, ये लिखा हमने यहाँ पर CS2, ये लिखा हमने C डबल बॉन्ड O, ये लिख दिया हमने यहाँ पर CS2 COH। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पे बेटा हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड C, और ये लगा दिया हमने यहां पर COH। उसने कहा इसको हीट कर लिए। तो यार जब इसको हीट करोगे तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा CO तो हो ही गया, तो CO2 तो निकाल ही दोगे ना। COH ये क्या हुआ? अल्फा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल गया तो थोड़ी CO2 निकलेगा। बीटा कार्बन पे जब डबल बॉन्ड मिलता है तो CO2 निकलता है। तो इस मॉलिक्यूल में केवल एक CO2 निकलेगा, दिस वन। अब एक CO2 निकलने के बाद क्या बचेगा? ये COH, ये C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। फिर ये CS2, AC डबल बॉन्ड O, और CS2 और एक H, CS3 बनेगा। इसमें केवल वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी रिलीज। ये डबल बॉन्ड से COH जोड़ा है डायरेक्ट। तो ये तो अल्फा कार्बन हुआ ना, हमको बीटा कार्बन भी यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए था, तब CO2 निकलता। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। चलो कर अगला। बाई चांस बेटा मैंने कहा यहाँ लिखा है PH, ये समझते हो ना, अबे फिनाइल, और ये हमने बेटा लिख दिया है यहाँ पर COH। ठीक है, लिख दिया हमने COH, और चलो यहाँ पर ये लगा दिया हमने C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये लगा दिया हमने C डबल बॉन्ड O, ये लिख दिया हमने CS3। ठीक है, और ये बेटा लिख दिया हमने H। उसने कहा जरा इसको हीट करिए। तो आपको पता है COH के पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, बीटा पे CO आ गया, इसका मतलब बीटा कीटो एसिड है। तो CO2 तो तुरंत ये निकल जाएगा ना। अगर ये CO2 तुरंत निकला तो क्या बनेगा? PH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O CS3। ठीक है, सपोज कर लो हम इस H की जगह पर यहाँ पे D लेते हैं, तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी D होता कि ना होता? CO2 निकल, ये तो आपने CO2 यहाँ से निकाल ही दिया है, CO2 मॉलिक्यूल निकल गया। और ये कार्बन यार क्या हो गया? कायरल। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन कायरल है, तो जाहिर सी बात है इसके, ये तो एनेंशियोमेरिक फॉर्म में होगा, ये रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में होगा। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बेटा ये बनेगा और एक इसका मिरर इमेज भी बनेगा। PH, यहाँ पे D, यहाँ पर H, और जैसा ये था वैसा रहेगा। ये कार्बन कायरल है ना, इसका मतलब दिस विल बी रेसिमिक मिक्सचर। क्या समझे? ये जो बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, दिमाग में रखना। कुछ भी पूछ सकता है, बड़े अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक कार्बन कायरल है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो जाहिर सी बात उसके दो फॉर्म तो बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। 9th, मान लो बेटा हमने ऐसा कर दिया, सपोज कर लिया हमने यहाँ पर लिखा PH, ये लिखा हमने COH। अच्छा, COH को कभी कभी CO2H भी लिख देता है थोड़ा शॉर्टकट में,
इधर लिखा हमने COH, ये लगाया हमने D, ठीक है ना, और ये लिख दिया हमने यहां पर H, ध्यान रखना। और हमने कह दिया यहां पे बेटा लिखा हुआ है CH3। अब उसने कहा जरा इसको हीट करो, कुछ होगा? कॉमन सेंस तो तुम्हारा ही चाहिए यार। अच्छा, ये 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? एक ही कार्बन पे 2 COH है, तो एक CO2 तो तुरंत निकाल दोगे। इधर वाला CO2 भी निकाल सकते हो, इधर वाला भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल के देखते हैं। पहले इधर वाला निकालना है, तो इससे क्या बनेगा? PH, ये बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर H, और ये क्या हो जाएगा? COH, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा? D, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा मिथाइल। प्लेनर सिमेट्री थोड़ी है इसमें, इधर D है, इधर COH है, ऊपर पे फिनाइल है, नीचे मिथाइल है। अगर आप इस वाले CO2 को निकालते, इसको निकालोगे तो ये बनेगा ना। अगर हम इस वाले CO2 को निकालते तो एक प्रोडक्ट बेटा और बनता। वो प्रोडक्ट ऐसा होता, इधर वाले CO2 को निकालने हैं तो यहाँ पे H बनता, यहाँ पर COH आता, यहाँ पर PH होता, और यहाँ पर D होता, यहाँ पर H होता, ये मिथाइल होता। इसका मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, A और B। क्या तुम ये बता सकते हो ये जो A और B 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, COH है, यहाँ पर COH आया है, और यहाँ पर क्या लगा है? ये H लगा है। अब मान लिया आपसे बोल दे ये A और B जो 2 प्रोडक्ट बने हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, पहले चेक करते हैं। ये कार्बन कायरल है, बिल्कुल, ये भी कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल ही है, ये कार्बन भी, इसमें 2 कार्बन कायरल है। अच्छा बताओ, क्या ये इसका मिरर इमेज है? ना, ये इसका मिरर इमेज थोड़ी है। अगर 2 स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो उन्हें बेटा हम लोग क्या बोला करते थे? डायास्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर क्या होते थे? 2 स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोज ना हो पाए। 2 कंपाउंड, 2 स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोज हो जाए, उन्हें होमोमर्स कहते थे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। और 2 स्टीरियो आइसोमर्स जिनके 2 ऐसे स्ट्रक्चर है ना, जिनके मिरर इमेजेस आपस में सुपर इम्पोज, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस ही ना हो, उन्हें क्या बोला जाता था? डाइस्टीरियोमर्स। इसका मतलब ये डाइस्टीरियोमर्स बन गए। क्या बन गए? ये डाइस्टीरियोमर्स बन गए। तो ऐसे भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बेटा डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में बात किया। अब छोटा सा एक लेक्चर और लेंगे तो एल्केन की प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग एल्केन की प्रॉपर्टीज पर आएंगे। ठीक, थैंक यू।